हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग मंत्र में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार SCRT क्लास 7th ज्योग्राफी के बारे में। इससे पहले हमने क्लास 6th की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली थी। आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। क्लास 7th की ज्योग्राफी 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका एक पार्ट मैं आपको आज ही कंप्लीट करा दूंगी और सेकेंड पार्ट आपका कल या परसों तक आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए यूज़फुल रहने वाली है जो भी बच्चा बिहार स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देने वाला है, क्योंकि बिहार स्टेट का कोई भी अगर एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो उसमें बिहार SCRT ज़रूर पूछी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7 ज्योग्राफी का, पृथ्वी के अंदर ताक झांक, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इस चैप्टर में बात करी गई है। ठीक है, देखिए पृथ्वी की संरचना, इस आंतरिक संरचना के बारे में इसमें बात करी गई है। ये आपका हो जाता है वायुमंडल। पृथ्वी के आसपास का एरिया जो है ये वायुमंडल है। ये ब्लू वाला एरिया जलमंडल है और ग्रीन वाला एरिया स्थलमंडल है। क्लास 6 में पूछा गया था कि स्थलमंडल को किस रंग से डिनोट किया जाता है, तो आंसर है ग्रीन रंग से। हमने ये चीज़ें देखी थी, तो क्लास 6 का भी आप कनेक्ट करते हुए चलना। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। फर्स्ट क्रस्ट, सेकंड होती है मेंटल और थर्ड होती है कोर। ठीक, ये भी फर्स्ट क्रस्ट है, इसको बोलते हैं सियाल। यहाँ पे सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम। सेकंड है मेंटल, इसको होता है सीमा, इसे बोलते हैं सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। यहाँ पे ये उपलब्ध होता है, मतलब जिस परत में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में। और थर्ड है नीफेक रोड, इसमें मिलेगा आपको निकेल और फेरस। ठीक, ये चीज़, तो ये तीनों परतें हैं जी। इसमें क्या पाया जाता है आपने देख लिया। सियाल, जैसे ये सियाल लिखा है तो C से सिलिका, Al से एल्युमिनियम। ऐसे सीमा लिखा है तो Si से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम, और ऐसे ही नीफे Ni से निकेल, Fe से फेरस। ठीक है, इसमें पूछ लिया जाएगा कि क्रोड में किस परत में किस चीज़ की अधिकता है, ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितना तापमान बढ़ जाता है, तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप गहराई में जाते रहेंगे टेम्परेचर और दाब दोनों ही बढ़ते रहते हैं। ठीक, इसमें अगर मैं आपको एडिशनल थोड़ा सा बताना चाहूँ, क्लास 7 का है जैसे ये, तो ज़रूर आपको थोड़ा कुछ बच्चों से आगे तो होना ही पड़ेगा। देखिए इसको 3 परत में बांटा गया है, हमने बताया अभी। पहले वाली होती है क्रस्ट, राइट। सेकंड होती है मेंटल, इसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं मेंटल को। ठीक है, और थर्ड होती है कोर। इसमें हमने बता दिया आपको सीमा, ये फर्स्ट वाली में सियाल है, ठीक, सेकंड वाली है सीमा, ठीक है, और नीफे। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए ये हो गया। अब देखिए ये जो डिवाइड पॉइंट हैं ये, तो ये इन्हें क्रस्ट और मेंटल को किसने डिवाइड किया ये पूछा जाता है। तो मोहू, ये थोड़ा सा एडिशनल है, आप नोट कर लेना। ठीक है, आस्तव्यत्वम ये बोला जाता है, तो ये लिख लेना। क्रस्ट और मेंटल को किसने डिवाइड किया है? मोहू ने। ठीक, अब पूछा जाएगा मेंटल और कोर को किसने डिवाइड किया है। ठीक है, मेंटल और कोर को किसने डिवाइड किया है, तो मेंटल एंड कोर को डिवाइड किया है गुटनबर्ग ने। हाँ, गुटनबर्ग ने। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड किया है मोहू ने और मेंटल और कोर को डिवाइड किया है गुटनबर्ग ने। ठीक, इसे आप नोट कर लेना। और अब इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी की त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई ना, पृथ्वी पूरी गोल है ऐसे, तो हमने उसका एक पार्ट क्या कर दिया, कट करके दिखा दिया ये। तो इसकी आंतरिक संरचना की में पृथ्वी की ये त्रिज्या, ये R है, ये रेडियस कितनी होएगी,
ये आपको बताना है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अदरवाइज़ मैं लास्ट में बताऊँगी। देखिए, जो मैंने आपको बता दिया ये यही है। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा बोलते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसे मेंटल बोला जाता है। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकल के पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। ज्वालामुखी का लावा, लावा आपको मालूम ही होगा क्या होता है। जब ये जो ज्वालामुखी जो आग की लपटें होती है, जब वो अंदर होती है उसे मैग्मा कहता है, जब मैग्मा बाहर आ जाता है उसे लावा बोला जाता है। ठीक है, लावा और मैग्मा में यही डिफरेंस है। सबसे निचली परत को निकेल और फेरस लोहा, निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे नीफे कहा जाता है। इस परत को क्रोड कहते हैं। यहाँ पे तरल अवस्था में पदार्थ होता है। सबसे नीचे की ओर जाने पे ताप और दाब ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे आप गहराई में जाते रहेंगे ताप और दाबमान दोनों ही बढ़ते रहते हैं। चीज़ें गाढ़ी और द्रव अवस्था में होती है, तो क्रोड में चीज़ें द्रव अवस्था में होती हैं, राइट, ये ध्यान रखना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो कंपैरिजन किया गया है वो नारियल से क्या करा है। जैसे नारियल में होता है ना, ऊपर की परत कठोर होती है, फिर अंदर की वो होती है वाइट वाला भाग होता है, और फिर थर्ड वाला क्या होता है, पानी होता है, द्रव होता है। तो उससे इसका कंपैरिजन करके बताया गया है। चलिए, ये फर्स्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें पूछा गया है नीफे में होता है, नीफे में क्या होता है, सिलिका मैग्नीशियम सोना, तो नीफे में लोहा होता है। ठीक है, नीफे निकेल, निकेल और लोहा। ठीक, भू प्रॉपर्टी पे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो सियाल कहलाता है। ये हम देख चुके हैं। सिलिका और एल्युमिनियम तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, क्रोड क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी परत। पृथ्वी की ऊपरी परत आपको पता है क्रस्ट होती है। पृथ्वी की निचली परत ठोस पदार्थ या खनिज थे। तो ठोस ठोस वाला तो ऊपरी परत होगी ना, निचली परत होती है ये क्रोड। ठीक है, लास्ट वाली। भू प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे, क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी को क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति कितनी 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी की परत, बीच की परत को क्या कहते हैं, मेंटल बोलते हैं, और मेंटल को दुर्बलता मंडल भी बोला जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब देख लेते हैं एक और चीज़। मैंने आपसे पूछा था कि पृथ्वी की त्रिज्या की दूरी कितनी होती है, रेडियस कितना होता है पृथ्वी का, ये होता है 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 6371, राइट। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर है खनिज और चट्टान और खनिज। इसके बारे में चट्टान और खनिज के बारे में बात की जाएगी। एक और चीज़, दुर्बलता मंडल में ही जो है ना एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे क्लिक हो गया, एस्थेनोस्फेयर, एक तो इस पर लिखा नहीं जाता। ठीक है, ज्वालामुखी लावा का मतलब प्रमुख स्रोत, मतलब ज्वालामुखी यहीं से निकलती है, लाइन भी आई थी, उसे बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। अगर आप बोल दें तो ध्यान रखना कहाँ पाया जाता है। सेकंड चैप्टर है चट्टान और खनिज। किसके बारे में बात करी गई है, चट्टान और खनिज। इसमें हम बताएंगे कि कितनी कौन कौन सी चट्टानें भारत में पाई जाती हैं। देखिए, यहाँ से देखते हैं। देखिए, चट्टानें खनिज का समुच्चय होती है। चट्टानें विशेष रूप से अलग अलग खनिजें मिलते हैं, जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर में किस चीज़ की अधिकता होती है, किले की अधिकता होती है। ठीक है, ग्रेनाइट में फेल्स, स्पार एवं क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है। ठीक, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं चट्टानें। कौन कौन सी, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। ठीक, हम देखेंगे आग्नेय चट्टानें। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने की क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, जो पिघला हुआ पदार्थ होता है ना, या तो ये धरातल के अंदर और या ऊपर जम जाएगा। जैसे आता है कुछ तो अंदर जम जाएगा और कुछ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आग्नेय चट्टानें 2 टाइप्स की होती है। एक तो अंतर्भेदी होती है, आप ये देख सकते हैं, एक तो अंतर्भेदी होती हैं। ठीक है, और दूसरी होती है बहिर्भेदी। ठीक है, दूसरी को क्या कहते हैं, बहिर्भेदी। मतलब एक अंतर्भेदी एक बहिर्भेदी। इसका मतलब यह है क्योंकि इसका जो पिघला हुआ भाग है कुछ तो अंदर जम जाता है और कुछ बाहर जम जाता है। ठीक है,
और इनके वर्ड्स हैं अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। इन दो अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ होता है उसे ही आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इसमें परत नहीं होती। परत किस में होती है? अवसादी में होती है। आग्नेय में परत नहीं होती, बल्कि इसमें रवा होता है। रवा मतलब दानेदार मटेरियल होता है। इसमें दानेदार होता है। रवा का मतलब दानेदार होता है। रवा का आकार उसके जमने के समय पर डिपेंड करता है। रवा या दानों की शेप जो होगी वो टाइमिंग पे डिपेंड करती है, उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बहुत बड़े होते हैं। ग्रेनाइट क्योंकि धीरे धीरे जमते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए दो टाइप की होती है। अब इसमें बताया ना, अंदर जो होती है उसे कहते हैं अंतर्भेदी। तो अंतर्भेदी का एग्जाम्पल इन्होंने बता दिया ग्रेनाइट। ठीक है, और दूसरी थी बहिर्भेदी। बहिर्भेदी का एग्जाम्पल होता है बेसाल्ट। तो आप ये एग्जाम्पल ध्यान रखना कि आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती है। आग्नेय चट्टानें होती है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन और डायोराइट भी होती है, ग्रेवा भी होती है। ग्रेवा भी बोलते हैं एक, ठीक है, ग्रेवा और डायोराइट, राइट, ठीक, ये होती हैं। ये आप ध्यान रखना। और जो ऊपर जम जाती है उसे बहिर्भेदी बोलते हैं। बहिर्भेदी का एग्जाम्पल है बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। ठीक है, अवसादी चट्टानें। अब हम अवसादी चट्टानों की बात कर लेते हैं। ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव के कारण से बनती हैं। ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती है, पहली पानी के अंदर और दूसरी पानी के बाहर। एक पानी के अंदर और दूसरी पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है तो दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद, एक सेकेंड, महीन अवसाद परत दर परत जमते हैं और ये दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। बालू पत्थर, तो ये एग्जाम्पल रखना ध्यान। चूना पत्थर और बालू पत्थर शैली ये क्या है? अवसादी परत है। ठीक है, अवसादी चट्टान है ये इसका जो है ना अवसादी जो किससे वर्ड, ये देखिए सेडिमेंट्री होता है, इस वर्ड से बना है। ये लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है स्थिर। ठीक है, ये परतदार सैलों का निर्माण करती है, जिसमें जैसे अवसाद या मलबा जमा होने के कारण होता है। और धरातल के 3/4 भाग पर, पूछ लेते हैं कितने चौथाई, कितने एरिए पे ये पाई जाती है, तो ये 3/4 भाग पर पाई जाती हैं। और अगर आग्नेय सैलों की बात करें तो वो 2/3 क्षेत्र पर पाई जाती हैं। अवसादी पाई जाती है 3/4 क्षेत्र पर और ये पाई जाती है 2/3 क्षेत्र पर। ठीक है, अच्छा ये बताइए हिमालय कौन सी चट्टान का पार्ट है? हिमालय, हिमालय है ना, तो हिमालय कौन सा है? हिमालय भी परतदार चट्टान का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब आपस में टकराई तो टेथिस सागर था। टेथिस सागर में नदियाँ अपना क्या करती थी? अवसादों को क्या करती थी? जमा करती रहती थी, है ना। अवसाद जमा होते रहते थे। यहाँ से थी यूरेशियन प्लेट, यहाँ से थी भारतीय प्लेट। ये जब आपस में टकराई, ये दोनों जब आपस में टकराई तो क्या हुआ? बीच में ये जो मटेरियल था लिक्विड, तो ये आपस में टकराने से क्या हुआ? प्रेशर बना। इधर से भी प्रेशर बनना है, इधर से भी प्रेशर बन रहा है, तो ये जो मटेरियल है वो ऊंचा उठ गया, है ना। ऊंचा उठ गया तो वो उससे परत दर परत जो जमा था अवसाद वो ऊंचा उठ गया, उससे क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, ये प्लेट के विवर्तनिक सिद्धांत में बताया हुआ है, आपने अगर पढ़ा होगा तो। रूपांतरित चट्टानें, जब आग्नेय या परतदार चट्टानें ताप या दाब दोनों के कारण, अब देखिए ये दोनों का एग्जाम्पल है, आग्नेय और अवसादी का दोनों का जो एग्जाम्पल है, उन दोनों से जो रूपांतरण हुआ है होती हैं चट्टानें, उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। इसमें ताप और दाब ये दोनों के कारण इसके फलस्वरूप बदलाव जो हो जाता है इसे ही रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना इनके भी। ठीक है, इसी कारण ग्रेनाइट या ताप या दाब के कारण नाइस में परिवर्तित हो जाता है, इसे कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। रूपांतरित या कायांतरित क्योंकि इनका रूप बदल जाता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ग्रेनाइट से क्या बन गया? नीस बन गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और बालू का पत्थर होता है एक, है ना, एक बालू का पत्थर होता है, उससे क्वार्टजाइट बन जाता है। ये एग्जाम्पल लिख लेना कहीं पर,
ये पूछे जाते हैं, ये एनसीईआरटी में है ये सब कुछ। क्वार्टजाइट बालू का पत्थर से, और आपका चूना पत्थर से बनता है संगमरमर, कोयला से बनता है ग्रेफाइट हीरा, चिकनी मिट्टी से सलेट बनती है, सलेट पूछा गया था एक बार, चिकनी मिट्टी से बनती है ये, ठीक है। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये रूपांतरित चट्टानों के, इन्हें कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। अपरदन क्या होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट दिए होते हैं, इनके डेफिनेशन ध्यान रखना। एक वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टान की परतें काट छाट जो होती है ना, उसे अपरदन कहते हैं, टूट टूट के गिरना, ठीक। ये होगी हमारी तीनों चट्टानें। खनिज, अब खनिज के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये आपको ये टेबल लर्न कर लेनी है। खनिज दो टाइप के होते हैं, धात्विक होता है और अधात्विक होता है। धात्विक में भी दो टाइप पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, लोह युक्त और अलोह। तो लोह युक्त में आएगा लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, ठीक है। और अलोह युक्त में आएगा सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा। सीसा जस्ता भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है। चांदी भी, चांदी ये सब राजस्थान में पाया जाता है, इसकी अधिकता है। और अधात्विक में कार्बनिक, कोयला, पेट्रोलियम, और कार्बनिक में कोयला, पेट्रोलियम, और अकार्बनिक में अभ्रक और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है, अभी हमने देखा था, ग्रेफाइट है किसका, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए रूपांतरित चट्टानें कौन सी है इसमें से, आप बताएं। बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर और यह ग्रेनाइट। तो रूपांतरित चट्टान है संगमरमर, मैंने आपको बताया ना, चूना पत्थर से संगमरमर। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, बेसाल्ट है आग्नेय चट्टान, और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान में भी कौन सी वाली है, अंतर्भेदी है या बहिर्भेदी है। बेसाल्ट था बहिर्भेदी, ऐसे याद रखना, बै से बेसाल्ट, बै से बहिर, ठीक है, ऐसे भी याद रहेगा आपको। एक तो ये भी याद हो जाएगा कि एक तो ये आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान में भी कौन से पार्ट किया, दो पार्ट में बटा हुआ है ना आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी अंतर्भेदी। जो एक अंदर जम जाती है वो अंतर्भेदी, जो बाहर आके जमती है वो बहिर्भेदी। तो बहिर्भेदी की बेसाल्ट है, बै से बहिर्भेदी, बै से बेसाल्ट, ऐसे ट्रिक्स से कनेक्ट करना वर्ड्स को। चट्टानों के रूपांतरण में किस चीज़ का योगदान होता है, तो ताप और दाब का होता है ना, दोनों भी बोला हुआ है इसमें, ठीक। ये हमारा हो गया चैप्टर 3, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृति। आंतरिक बल जो क्या प्रभाव पड़ता है आंतरिक बल का, चलिए देखते हैं, कहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पे भू प्रॉपर्टी विभिन्न आकार की छोटी और बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं, इसे ध्यान से देख लेना। ये जो डिनोट किया होता है ना एक कॉलम में, इसे अच्छे से पढ़े करो, जो इन्होंने हाईलाइट कर रखा है एससीईआरटी बुक में। भू प्रॉपर्टी में विभिन्न आकार की छोटी और बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। सो प्लेट क्या होती है, छोटी और बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं। भू प्रॉपर्टी में, भू प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा है ना, क्रस्ट, पृथ्वी की ऊपरी परत जो होती है कठोर होती है, ये ठोस होती है ये, ठीक है, और सबसे पतली भी होती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे पतली परत कौन सी होती है, तो वो होती है क्रस्ट, ये ध्यान रखना, ठोस होती है ये। यहाँ पे ये जो प्लेट होती है ना, ये गतिशील रहती है, जिनसे द्वीप, महाद्वीप, महासागरों का निर्माण होता है। तो ये जो प्लेट होती हैं, प्लेट गतिशील रहती है। मैंने आपको बताया ना, जो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की ऊपरी परत जो है ये प्लेटों में विभक्त है, ठीक है, प्लेटों में विभक्त है। तो ये प्लेट जो है ना, ये मूवमेंट करती रहती हैं। जब दो प्लेट पास में आ जाएंगी ना बिल्कुल, तो ये टकराएंगी, और इनके टकराने पे क्या होगा, कंपन होगा, वाइब्रेट होगा। और जब ये वाइब्रेट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोल देते हैं भूकंप। तो मैंने आपको ये भूकंप की डेफिनेशन बता दी, जो आगे आएगा, ठीक है। तो ये जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उससे बोलते हैं कंपन होता है, और उस कंपन को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भूकंप। और ये जो प्लेटें गतिशील होती है, इससे ये भी पूछा जाएगा किस चीज़ का निर्माण होता है, द्वीप, महाद्वीप, महासागर। ये जो एक छोटी सी लाइन है ना, इसमें हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चंस निकलेंगे, ध्यान से पढ़ें। प्लेट की डेफिनेशन है, छोटी और बड़ी संरचना, कठोर होती है, प्लेट होती है। भू प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में ही बता दिया, भू प्रॉपर्टी की जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसकी ऊपरी परत कठोर होती है। तो ये छोटी, बड़ी और कठोर यहाँ पे रिपीट हो गया है ना, जिसे कहते हैं प्लेट। प्लेट पृथ्वी की ऊपरी जो परत होती है वहीं पर मूवमेंट करती हैं, वहीं होती हैं,
ऊपरी परत जो है वो प्लेटों में ही डिवाइडेड है। तो प्लेट गतिशील रहती है, आपस में टकराती हैं, ये मूवमेंट होता है इनमें, आपस में टकराएंगी, कंपन होगा जिससे भूकंप आ जाएगा। और निर्माण किस चीज़ का करेंगी? द्वीप, महाद्वीप, महासागर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो इसमें पूछा है क्या भूकंप का पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है? नहीं, ठीक है, यह आकस्मिक होता है, अचानक आते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये है भूकंप। देखिए भूकंप जो उद्गम केंद्र क्या होता है, ये देखिए ये है यहाँ पे उद्गम केंद्र। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड कलर का। ये हो गया उद्गम केंद्र, हुआ ही नहीं, ये वाला, ठीक है, इसे बोलेंगे उद्गम केंद्र। अब उद्गम केंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र किसे बोलेंगे? ये होता है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट किसका? भूकंप का। जहाँ से भूकंप आना उत्पन्न हुआ है या भूकंप स्टार्ट हुआ है, अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट या उद्गम केंद्र। अब उद्गम केंद्र के जस्ट ऊपर की साइड ये होता है अधिकेंद्र, ठीक। तो ये पूछ लिया जाता है कि उद्गम केंद्र से अधिगम केंद्र की क्या डायरेक्शन होती है, ये पूछा जाता है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करना, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये जो हैं ये लाइंस, ये क्या? भूकंप की तरंगे हैं, ये बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, ये बाहर की ओर निकलती है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, बाहर की तरफ निकल रही है ना, भूकंप की तरंगे बाहर की ओर निकलती है। अधिकेंद्र क्या होगा? उद्गम केंद्र के ऊपर होता है। प्लेट सीमा, ये प्लेट्स हैं जो आपस में टकराएंगी, जभी तो भूकंप आएगा, ठीक है। भूकंप की उत्पत्ति पता चल गई होगी आपको। अब देखिए कुछ भूकंप बताया गया है। जनवरी 1934 में दरभार में भूकंप आया था। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में आया था। जनवरी 2001 में कक्षकरण गुजरात में आया था। भूकंप के भयंकर झटके महसूस किए गए, जिससे जान और माल, किस किस का? जान और माल दोनों का क्या हुआ? हानि हुई। अब देखिए इसमें हम बिहार एग्जाम को, बिहार को टारगेट कर रहे हैं, तो भूकंप बिहार में कब आया था? इसमें लिखा हुआ है जनवरी 1934 में। तो इसकी डेट है आप थोड़ा एडिशनल पता होना चाहिए आपको। 15 जनवरी 1934 में भूकंप आया था, ठीक है। और ये बिहार के दरभंगा में आया था, आपको इसका पता होना चाहिए। और कितनी तीव्रता थी इसकी? 8.4% थी। 8.4 थी इसकी, परसेंट बोल रही हूँ, 8.4 थी। 15 जनवरी 1934 में ये आया है, ठीक है। और बिहार में नहीं, बिहार के दरभंगा में आया है। पूरी डीप पता होना चाहिए आपको हर चीज़, क्योंकि बिहार एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो बिहार का पूरा देखो। 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तरी पूर्वी तट पर आया था, ठीक है, जापान में 2011 में आया था। अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है, और इसमें स्केल कौन सा होता है? पैमाना होता है रिएक्टर स्केल, ठीक है। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई होती है। अगर आपसे पैमाना पूछे, स्केल के बारे में पूछे, तो रिएक्टर स्केल, और यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। ये स्केल सिस्मोग्राफ में ही लगा होता है, इस यंत्र में ही, ठीक है, जो मापता है कि कितना भूकंप आया है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये बोला जाता है कि भूकंप की तीव्रता संभावित क्षेत्र कितने हैं? 5 होते हैं। ये सेकंड से स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये क्वेश्चन बनता है कि तीव्रता के संभावित क्षेत्र 5 डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड होते हैं कम जोखिम वाले। जब 2 होती है ना, 2 तीव्रता होती है, तो हल्की फुल्की सी चीज़ें सिर्फ हिलती हैं, हल्की फुल्की से गिर जाएगा, इतना पता नहीं, वो नहीं होता, हानि नहीं होती। और जब 5 होती है ना, तो 5 में जो है ना बहुत जोखिम होता है, मतलब माना जाता है कि तेज भूकंप आया है, ठीक। 5 क्षेत्र हैं। अब देखिए जो भूकंप के जो अत्यधिक जोखिम वाले भूकंप के क्षेत्र को मैप में डिनोट किया हुआ है ब्लैक से, ये आप देख लीजिए। और हम देखते हैं कि ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है, और कम भूकंप को किया हुआ है डॉट से, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया पूर्वी, और कुछ ये एरिया, यहाँ पे भूकंप की तीव्रता तेज है। उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, ये वाले एरिया में, ठीक है। और ये क्या है? कच्छ का रण, यहाँ पर भी
है, 2001 में आया था ना यहाँ पे। तो ये है तीव्र, कि ये क्यों है नॉर्थ ईस्ट का। यहाँ पे क्या है हमारा, हमने देखा था यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हिमालय। और हिमालय का जो क्षेत्र है वो अस्थिर होता है, अस्थिर माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण अवसादों से हुआ है। हमने उसकी संरचना देखी ना, प्लेटों का, हिमालय की उत्पत्ति का आपने पढ़ा होगा, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत पढ़ा होगा ना, जो हैरी हेस ने दिया है, जानते हैं आप, हैरी हेस ने दिया है, अगर कुछ किसी ने पढ़ा हो तो। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई बता देती थोड़ा ओरली। जैसे प्लेट बताया ना, पृथ्वी की ऊपरी सतह पे प्लेटों का संचालन होता है ना। ये प्लेटें मूवमेंट कर रही होती हैं। जब दो प्लेटें बहुत पास आ जाती हैं और वो टकरा जाती हैं, ठीक है, वो टकरा जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, एक टेथिस सागर था। थोड़ा सा डायग्राम से बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये था टेथिस सागर, ठीक है, और यहाँ पे थी यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पे थी भारोपीय प्लेट, ठीक है। जब ये दोनों प्लेटें टकराई और यहाँ से आ रही हैं ये नदियाँ, इन्होंने अवसाद सारे लाके इसमें जमा कर दिए। और जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, जब कोई लिक्विड चीज़ होएगी और दो चीज़ें दोनों तरफ से प्रेशर बना रही हैं, यहाँ से भी प्रेशर बनना है, यहाँ से भी प्रेशर बनना है, तो ये जो लिक्विड वाला एरिया है, लिक्विड है, ये तो सारा बाहर आ जाएगा, है ना, ये बाहर आ गया। और जब ये बाहर ऊपर आ गया तो इससे बन गया, ये बन गया हिमालय। जो ये लिक्विड वाला एरिया था, जो अवसाद जम जम के यहाँ इकट्ठा हो रहा था, और इन दोनों प्लेटों ने दबाव बनाया, और जब ये ऊपर उठ गया तो इससे बन गया हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। तो ये अवसादों से बना हुआ है, ये अस्थिर है, ठीक है। तो यहाँ पे भूकंप आते हैं ज़्यादा, ठीक है। और ये वाला जो एरिया, ये कौन सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे, है ना, प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे, और ये है फिक्स स्थिर। तो यहाँ पे भूकंप आता है कम। तो आप देख लेना, साउथ साइड में कम आएगा और नॉर्थ साइड में ज़्यादा आएगा, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा आएगा, ठीक। ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। चलिए देखिए, ये ज्वालामुखी, ये भूप्रपर्टी मेंटल, और यहाँ पे कोर होएगा, ठीक है। ज्वालामुखी ये है मेग्मा, ये पृथ्वी के अंदर की संरचना है ना। ये भूप्रपर्टी मेंटल और ये कोर थी, ये आंतरिक संरचना थी ना पृथ्वी। यहाँ से क्या है, यहाँ पे मेग्मा, ठीक है। अभी ये पृथ्वी के अंदर है मेग्मा। अब जब ये बाहर निकला, एकदम बाहर निकलना है ना, ये यहाँ से ये बाहर निकल गया, तो ये हो गया, जब पृथ्वी, ये मेग्मा पृथ्वी के बाहर आके ये जम जाता है ना, तो इसे बोलते हैं लावा। पृथ्वी के अंदर तो ये लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे ये हो गया सॉलिड फॉर्म में। तो लावा जो होता है सॉलिड होता है, ये जब जम जाता है तो इसे, मेग्मा जब पृथ्वी के बाहर आकर जम जाएगा तो उसे लावा बोलते हैं, ठीक है। अब जिस पॉइंट से ये निकल रहा है उसे बोलते हैं वेंट, और जहाँ से ये राख और गैसेस निकल रही है ना, ये उसे बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, ये वेंट है, निकास स्थान जहाँ से निकल रहा है ये चीज़, और क्रेटर जहाँ से ये राख वगैरह, राख और गैस जो है ना, गैसेस हैं, ये निकल रही है, उसे बोलेंगे क्रेटर, ठीक। लावा और मेग्मा में डिफ्रेंशिएट कर लेना। जब पृथ्वी के अंदर मेग्मा, और जब मेग्मा बाहर पृथ्वी की सतह पर आकर जम जाता है उसे बोलते हैं लावा, ठीक। ये ज्वालामुखी का हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब जब भी भूकंप वगैरह, ये ज्वालामुखी, ये भूकंप वगैरह आता है तो क्या करना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे बताया, बिजली के खंभों से, वृक्षों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये अगर इनके पास खड़े हो गए तो ये तो हमारे ही ऊपर आके गिर जाएंगे, है ना। और फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए अपने पास। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें बताई हैं, ठीक। देखिए भूकंप के क्षेत्र हमने देख लिए, अभी 5 होते हैं भूकंप के क्षेत्र, ये ध्यान रखना। 5th वाला जो होगा वो बहुत तीव्र होता है, और फर्स्ट और सेकेंड में क्या होता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, हल्की फुल्की चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती हैं बस। ये एरिया जो है, मतलब 3rd एरिया में बिहार के कौन से ज़िले आते हैं, 4th में कौन से ज़िले आते हैं, ये आप बिहार का मैप आप देख रहे होगे, तो बिहार के मैप के से ही आप इनको देखोगे तो जल्दी पता चलेगा आपको, और थोड़ा माइंड में भी बैठेगा, मैप भी क्लियर होगा,
ठीक है। पृथ्वी का बल दो टाइप के होते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल में होगा दीर्घकालीन भूसंचलन और दूसरा होता है आकस्मिक। दीर्घकालीन में क्या होगा, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, ये दोनों में डिवाइडेड है ये। आकस्मिक जो अचानक आ जाते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन, इसे लैंडस्लाइड मतलब है ना। अभी लैंडस्लाइड के एग्जाम्पल न्यूज़ में आपने बहुत सुने होंगे, उत्तराखंड में काफ़ी हो रहा था, है ना, कितना न्यूज़ में आया था। तो लैंडस्लाइड के उत्तराखंड के एरिया में ये चीज़ देखने को मिलती रहती है। बाह्य बल में यह आ जाएगा ऋतुक्षय और अपर्दन का भी हमने डेफिनेशन ऊपर देख ली थी। ठीक, देखिए ये रहा, मैंने आपको बताया था हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप और दाब के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में होती है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ये सदैव गतिशील रहते हैं। कभी भी परत कमज़ोर होती है तो वो धरातल से ऊपर धुएं, भाप, राख और गर्म तरल के रूप में निकल जाता है। जहाँ पे भी जैसे आप पॉलीथीन लेंगे, उसमें कुछ लिक्विड भरेंगे या गुब्बारा लेंगे, कहीं का भी कुछ भी एरिया कमज़ोर होगा तो लिक्विड वहीं से निकलेगा ना, तो ये सब निकल जाता है ऐसे जहाँ पे कमज़ोर होता है। अब देखिए ये पृथ्वी के बलों का प्रभाव क्या पड़ता है। अब देखिए हमने देखा था ना कि ये इनसे निर्माण किस चीज़ का होता है प्लेटों के संचालन से। अभी इसे देख लेते हैं। पर्वत की ऊंचाई कितनी बताइए, 9 मीटर या उससे अधिक होती है। इसका शिखर क्षेत्र जो होता है वो संकुचित होता है। और ये पर्वत कई प्रकार के हो सकते हैं। वलित पर्वत मतलब मोड़दार पर्वत, जिसका भी हमने एग्जाम्पल देखा है, हिमालय, बृहस्पति पर्वत, संचयन पर्वत। इसमें क्लास 6 में 3 टाइप्स के दिखाए थे, इसमें 4 दिखाए हैं, संचयन और अवशिष्ट। अवशिष्ट पर्वत कौन सा है भारत में बताइए, अरावली पर्वत है ना, अवशिष्ट अवस्था में है वो अपनी। ठीक, अब देखिए वलित पर्वत की डेफिनेशन, दो विपरीत दिशाओं में जब एक ही केंद्र पर बल पड़ता है ना, तो उसे संपीड़न बल कहते हैं। और संपीड़न बल से ही वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हिमालय या रॉकी। तो ये संपीड़न बल ध्यान रखना, जब दो विपरीत दिशाएं, जो दो विपरीत दिशाओं से, हमने देखा ना यूरेशियन प्लेट थी और भारोपीय प्लेट थी, ये दोनों विपरीत दिशाएं में थी ना। और जब दबाव दोनों, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, लिक्विड जो नदियां बहा के लाई थी वो सारा मटेरियल वो ऊपर उठ गया, उससे वलित पर्वत बन गया, मोड़दार पर्वत, है ना। उससे हिमालय का निर्माण हो गया संपीड़न बल विपरीत दिशाओं से। बृहस्पति पर्वत हमने ये भी क्लास 6 में पढ़ लिया है, जब ब्रंश के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। हमने ऐसे देखा था ना क्लास 6 में। अगर किसी बच्चे ने क्लास 6 की नहीं देखी है तो वो देख लेना एक बार। ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, इसे तो बोलते हैं उत्खंड। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ। और जो ये आपका धंसा हुआ भाग है, इसे क्या बोलते हैं, द्रोणिका। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बृहस्पति पर्वत है और इसका एग्जाम्पल है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत में सतपुड़ा पर्वत। ठीक, चलिए, हाँ, और ये देखिए ये समांतर भ्रंश के बीच का भाग होता है, मतलब समांतर है कोई भूमि और वो ऊपर नीचे उठ गई है। ठीक है, जो भाग ऊपर उठ गया उसे बोल दिया उत्खंड, और जो नीचे रह गया उसे बोल दिया द्रोणिका। ठीक, ये मोड़दार पर्वत है। ये देखिए परतें बन रही है ना, ये परतें बन रही हैं, ये हिमालय इसका एग्जाम्पल है। संचयन पर्वत सॉरी ज्वालामुखी द्वारा निकले गए लावा और अन्य पदार्थ जब ठंडा होकर जम जाते हैं ना, तो ये पर्वत का रूप ले लेते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, संचयन पर्वत। तो जब इन्हें क्या बोलते हैं, जब ज्वालामुखी द्वारा निकले गए लावा और अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं, उन्हें बोलते हैं संचयन पर्वत का रूप ले लेते हैं। ये ज्वालामुखी पर्वत भी बोला जाता है, संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया अभी। मैंने आपको प्लेट्स के बारे में बताया कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति इससे संबंधित है, हैरी हेस ने दिया है। ये प्लेट वर्ड जो था सबसे पहले किसने यूज़ किया था शब्द, तो ये आपको बताना मैं लास्ट में बताऊंगी। प्लेट शब्द किसने बताया था सबसे पहले, जापान का फ्यूजियामा संचयन या ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है, और अफ्रीका का किलिमंजारो। अच्छा, अफ्रीका में किलिमंजारो कहाँ पर है, किलिमंजारो ये कहाँ पर है, किलिमंजारो है तंजानिया में। ठीक है, और भारत में कोई ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पता हो तो आपको, अंडमान निकोबार में है, बैरन ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत,
नारकोडम भी है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। बैरनद्वीप एक्टिव है। ठीक। अवशिष्ट पर्वत, अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते झटते रहते हैं और ये अपरदित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अवशिष्ट है ना। अरावली पर्वत इसका एग्जाम्पल है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी अवशिष्ट पर्वत का ही एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। ये जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ना, इन्हें जरूर ध्यान रखना कौन सा पर्वत किसका एग्जाम्पल है। ठीक है। जैसा हमने अभी हिमालय देखा, वो वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, अरावली अवशिष्ट का है, फ्यूजियामा और ये आपका बैरनद्वीप और भी था, ये सब किसके हैं, ज्वालामुखी के हैं, ज्वालामुखी पर्वत के हैं। ठीक है। संचयन पर्वत ये रहा जो अभी बताया। ठीक है। ये यहाँ से बाहर निकलेगा। पठार, देखिए पठार हमने क्लास 6 में भी पढ़े थे, है ना। तो पठार क्या होता है ये मैं आपको एक अच्छे से बता देती हूँ एक बार। देखिए 3 चीज़ होती हैं। एक देखिए पठार, ये पठार का पिक्चर देखो आप एक बार सही से देख लिया। देखिए सबसे पहले होता है ये मैं बना देती हूँ पहले। ये हो गया, फिर आपका ये हो गया। देखिए ये तो है आपका मैदान। ये क्या है, मैदान। मैदान की विशेषता क्या है, मैदान होता है समतल। देखिए ये बिल्कुल समतल है। ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई, इनकी ऊंचाई ध्यान रखना, इनकी ऊंचाई होती है अराउंड ऑफ बता रही हूँ 200 से 500, ये होएगी मैदान की मीटर। मीटर ठीक है। और ये इसका एरिया कितना है, 43.3 या 2% क्षेत्र पर मैदान पाए जाएंगे। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा, ये है पठार। ये देखिए आप, मैंने ये जो पिक्चर बनाई है ना, इसके पीछे पठार है। तो इसकी पठार की आपका ये ऊपर का वो दिख रहा है शिखर, कैसा है, सपाट सा नहीं है ये सपाट है ना बिल्कुल। तो पठार का यही होता है एग्जाम्पल कि सपाट होता है। ठीक है। ये संकृत नहीं होता है ऐसे, इसकी चोंच सी नहीं होती ऊपर। ठीक। तो पठार क्या होता है, उबड़ खाबड़ तो होता है लेकिन ये सपाट होती है इसकी छत, और इसकी ऊंचाई होती है 800 मीटर अराउंड ऑफ है। और पर्वत की आप 1000 प्लस मान लो। बुक में 900 मीटर दिया ना, 1000 के अराउंड ऑफ 1000 हो या 900 हो, है ना। तो ये देख लीजिए 500 मीटर तक, 200 से 500 तक तो मैदान होते हैं, 500 से 800 तक की होती है झाड़ियों की। हाँ 500 से 800 तक की होगी झाड़ियों की, वो ध्यान रखना। फिर 800 की होगी पठार की, और 800 से 1000 तक की होगी या प्लस पर्वत की। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। पर पठार 27% भाग पर पाए जाते हैं। पठार जो होंगे 27% पे, मैदान है 43.3% पे, और क्या बचता है, पर्वत। पर्वत 10% पर, 10% क्षेत्र पे पर्वत होंगे। और आपका 18.5% या अराउंड ऑफ ये आपकी होंगी झाड़ियाँ। ठीक है। ये आप देख लेना। ये मैंने पठार का आपको बता ही दिया है। पठार की ये सपाट सा जो देखिए यहाँ पे है, इसका प्राय ऊंची ढाल का होता है और इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, इसे पठार कहते हैं। इसके पठार के ऊपर छोटी छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं जो कई प्रकार की होती हैं। ठीक है। ये देखिए एकदम ऊंचा प्रतीत होता है, कड़ी ढाल का होता है, छत इसकी सपाट होती है। बस इसमें यही है, पर्वत और पठार में वो पूछा जाएगा, डिफ्रेंशिएट होगा, पठार ऐसा है और पर्वत ऐसा होगा। ठीक है। ठीक है। चलिए मैंने सबका परसेंटेज भी बता दिया है आपको। देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, पठार कौन कौन से होते हैं, महाद्वीपीय पठार होते हैं, वायोड पठार होते हैं जो वायु से बन जाते हैं, लावा निर्मित पठार हमने देख लिए, ज्वालामुखी, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार, और हिम नदीय पठार जो नदियों के निक्षेपण से जमा हो जाते हैं, है ना, जैसे तैतीस सागर भी था उससे वो बन गए। छोटा नागपुर का पठार प्रसिद्ध है भारत में। छोटा नागपुर का पठार क्लास 6 में भी बात की गई थी। छोटा नागपुर का पठार कितने एरिया में फैला हुआ है, आपका झारखंड में है, ये उड़ीसा में है, और छत्तीसगढ़ में भी था, और एक में और होता है पश्चिम बंगाल में। ये 4 एरिया में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। और यहाँ पे कोयला, लौह इस्पात, ये सब चीज़ों की खनिज पाए जाते हैं। खनिज इसे क्या बोलते हैं, खनिजों का हृदय भी बोलते हैं, और भारत का ध्रुव प्रदेश भी बोलते हैं।
ठीक। ये क्या, चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। छोटा नागपुर का क्या है, पठारी है, कभी हमने देखा। भू सतह पर भू के केंद्र के ऊपर, ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र के बारे में एक और चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भूकंप आता है सबसे ज़्यादा कंपन कहाँ होता है, तो वो अधिकेंद्र पर होता है कंपन सबसे ज़्यादा। उत्पत्ति केंद्र पर नहीं होगा, अधिकेंद्र पर होगा। और क्षति जो होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हानि होती है, वो अधिकेंद्र पर ही होती है जब कंपन यहीं हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। भारत की भूकंप की तीव्रता को क्षेत्र कितने थे, 5 थे। 5 सबसे हाईएस्ट था, मतलब 5 में 5 हाईएस्ट था और फर्स्ट और 2 लोएस्ट थे। ठीक है, सतपुड़ा किसका एग्जाम्पल था, ब्रह्मोत्तर पर्वत का था ना। ठीक, वायुमंडल और इसका संगठन। देखिए वायुमंडल क्या होता है, हमारे चारों तरफ का जो एरिया, पृथ्वी के चारों तरफ का जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ एरिया, वो क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों तरफ स्थित, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जुड़ा हुआ है। ये वायुमंडल किसके कारण जुड़ा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये ध्यान रखना, यहाँ से ये पॉइंट उठा लो। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा होती है, डेंसिटी भी ज़्यादा ही होती है। ठीक है, घनत्व। वायु किस किस से बनती है, वायु धूल कण वगैरह होते हैं ना, ये भी ध्यान रखना, पूछ लेते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी। बट इसमें ये अच्छा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल टिका हुआ है। देखिए परावर्तित किरणें, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो पृथ्वी से परावर्तित होता जा रहा है ना, ये आ रहा है और परावर्तित हो रहा है। सूर्य की जो किरणें अगर सारी आ जाएंगी, पृथ्वी अब्जॉर्व कर लेगी, तो पृथ्वी क्या होगी, बहुत गर्म हो जाएगी। और सारी परावर्तित हो जाएंगी तो क्या होगा, पृथ्वी पर बहुत ठंड हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, सूर्य की जो किरणें आती है ना, वो कुछ तो अब्जॉर्व कर लेती है पृथ्वी और कुछ परावर्तित हो जाती हैं। कुछ परावर्तित हो जाती हैं मतलब कुछ तो यहीं पे रह जाएंगी और कुछ वापस लौट जाएंगी। अगर सारी किरणें पृथ्वी ने अब्जॉर्व कर ली तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, यहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा। और सारी ही पृथ्वी ने वापस परावर्तित कर दी, रिवर्स हो गई, तो फिर क्या होगा, बहुत ठंडी हो जाएगी। तो इससे क्या, तो दोनों ही कंडीशन नहीं होती है, कुछ पृथ्वी अब्जॉर्व कर लेती है, कुछ परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है। वायुमंडल छन्नापन का कार्य करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छान कर पृथ्वी पर भेजता है। यूवी रेस को छान कर भेजता है, कौन भेजता है, ओजोन। ओजोन कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। ठीक है, और ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है, डोप्सन, ये पूछा जाता है। तो ओजोन को मापने की इकाई क्या है, डोप्सन। और कौन सी वायुमंडल की कौन सी परत में होती है, ये ओजोन में, समताप मंडल में होता है। ठीक है, वायुमंडल देखिए, वायुमंडल की डेफिनेशन फिर से दी हुई है। ऑक्सीजन कम हो जाती है, धरातल के ऊपर जाने पर ऑक्सीजन, धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाता है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जब ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ती है। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर 100 किलोमीटर ऊपर तक की वायु पाई जाती है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायु भी उसके साथ घूमती है, या वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। और ये किस लिए, कैसे घूमता है वायुमंडल भी, अभी बताया ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, शक्ति के कारण। ठीक है, देखिए ये देख लीजिए, वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष पर लौटने से अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को सहने योग्य बनाता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि सब कुछ जम जाएगा। अगर सारी लौट गई तो जम जाएगा, सारी आ गई तो बहुत गर्म हो जाएगा, मैंने अभी बताया ना आपको, ये वही है। वायुमंडल का संगठन, ये देखिए, ये देख लीजिए, नाइट्रोजन 78%, अराउंड ऑफ 79 भी बोल देते हैं। ऑक्सीजन 20.9%, अराउंड ऑफ आप बोल सकते हैं 21%। ठीक है,
आर्गन 0.94%। कभी कभी क्या होता है, हमें सबको यही याद होते हैं, लेकिन आर्गन और ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ध्यान रखना परसेंटेज। अगर पेपर अच्छा बनता है तो पूछ लेता है, मैंने देखा था किसी पेपर में। 0.94% ऑर्गन के, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.03% है। हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन के 0.01%। टोटल हो गया 100। तो ये आप एक बार ध्यान सारा ही देख लेना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही देख कर मत छोड़ देना, ठीक है। ऑक्सीजन की, ऑर्गन की 0.94 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। ये यही दिया हुआ है, इसे बता। संघनन वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों से आसपास एकत्र होता है, जिससे बाद में वह रिएक्शन होती है। मतलब ये है गैस से, संघनन किसे कहते हैं, गैस से द्रव में कन्वर्टेड हो जाना, इसे संघनन कहते हैं। जैसे आपने जल चक्र देखा होगा, समुद्रों में पानी भरा होता है ना। समुद्र का जो जल होता है वो वाष्प बन के क्या करता है, ऊपर उठता है, वायुमंडल में ऊपर जाता है वो। उससे छोटी छोटी बूंदें क्या होती है, संघनित होती हैं, है ना। और ये फिर जब पास पास आती है, ये बड़ी बूंदें बन जाती है, और बड़ी बूंदें बन के ये नीचे बारिश के रूप में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये वाष्प थी, है ना, ये वाष्प थी और ये द्रव था। तो ये गैस का द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है, ठीक। जल चक्र अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए ये क्या, ये देख लेते हैं, ये अच्छा है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस पूछा जाता है कौन सी होती हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। कौन कौन सी होती हैं, एक तो ये लिखा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और मीथेन होती है ना। मीथेन और CH4 होता है मीथेन का। देखिए इसमें ये गैसेस पूछ ली जाती है, जैसे 3-4 देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि कौन कौन से। कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CH4 है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड अधजलीय चीज़ों से हो जाता है, इसका धुआं से ये बीमारी होती है, ठीक है। और ओजोन भी होती है, O3 बोलते हैं ओजोन को। और कौन सी होती है, याद आ रहा हो तो, SO2 भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब होती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड में कंफ्यूजन हो जाती है, देख लेना। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों ही होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सब ग्रीन हाउस गैसेस थी, ठीक है। आगे चलते हैं। वायुमंडल की संरचना, इसे हम ध्यान से, ये देखिए क्लास 6th में भी था, अब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आप ध्यान देखेंगे, अगर आपने क्लास 6th का पढ़ा है ना, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बस फ़र्क क्या है, उसमें थोड़ा शॉर्ट में था, इनमें थोड़ा लॉन्ग में होगा। देखिए ये सबसे पहले देखिए, इसका इन्होंने बताया है कि ये पृथ्वी की सतह पे 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तार है इसका। तो ये पॉइंट ध्यान कर लेना, ये एडिशनल है, वहाँ पे नहीं बताया गया था। अब देखिए सौरमंडल, इसकी ऊंचाई क्या है, 8 किलोमीटर, और इधर से ये ये देखिए ध्रुव, देखिए इसकी जो है ना चौड़ाई, आप एक चीज़ नोट करिए, ये देखिए उत्तरी ध्रुव है और ये विषुवत ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव की साइड इसकी चौड़ाई कम है, ये चीज़ देखिए ये, और इसकी विषुवत पे इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, ये ध्यान करिए। अब देखिए क्षोभमंडल में क्या होती है, सारे आंधी तूफान वर्षा, मतलब वायुमंडलीय घटनाएं जितनी भी होगी ना, वो होने वाली है यहाँ पे। आंधी तूफान वर्षा या चक्रवात साइक्लोन आते हैं, ये सब होएगी क्षोभमंडल में। अब आ जाते हैं समताप मंडल, और क्षोभमंडल को इंग्लिश में भी ध्यान रखना, कभी हिंदी वाले उसमें भी जो है ना इंग्लिश का ही वो लिख देते हैं, ट्रोपोस्फेयर होता है इसका नाम, ठीक है, ये ध्यान रखना। और
समताप मंडल, समताप इसका नाम है, जैसे समताप, यहाँ पे तापमान समान रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वायुयान उड़ते हैं, जेटयान या वायुयान, हवाई जहाज वगैरह जो भी उड़ना है ना, वो यहीं उड़ते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि तापमान समान होता है यहाँ पर। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है, जो पृथ्वी को किससे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, यूवी रेस से बचाती है पृथ्वी को। फिर है मध्य मंडल, और देखिए इनकी ऊंचाई, सौरमंडल की 8 किलोमीटर है, इसकी 50, फिर 80, ये भी ध्यान रखना। मध्य मंडल, मध्य मंडल में क्या होता है, मीसोस्फेयर भी बोलते हैं, समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोमंडल, मध्य मंडल, मध्य मीसो, ये सबसे ठंडा मंडल होता है। उल्कापिंड यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं इसीलिए। उल्कापिंड देखा था ना हमने, क्लास 6 में देखा था उल्कापिंड, है ना। तो उल्कापिंड जो होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, वो टूट के गिर जाते हैं, उसमें घर्षण होता है, और वो क्या होता है, फिर कहते हैं ना, कुछ तो पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं तो गड्ढे कर देते हैं, और कुछ बीच में ही नष्ट हो जाते हैं। तो उसमें जो ये बोला गया था कि बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, क्यों हो जाता है, मध्य मंडल, मध्य मंडल क्या होता है, बहुत ठंडा होता है ना, यहाँ पे अच्छा होता है, टेम्परेचर कम होता है, बहुत ठंडा मंडल होता है, जिससे ये जो आग वाले जो ये उल्कापिंड होते हैं ना, ये यहीं आके नष्ट हो जाते हैं। उसका आंसर यहाँ पर है, ठीक। अगर मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ना दी हो तो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, इसलिए सारी सीरीज देखोगे तो सब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है, आयान मंडल, आयान मंडल को बहिर्मंडल का ही भाग माना जाता है। यहाँ पे क्या होता है, रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, उपग्रह जो सैटेलाइट वगैरह होती है ना, लॉन्च होती है यहाँ पे, और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, इसे आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक। ये 450 किलोमीटर की दूरी पर, और 1000 किलोमीटर, ये 1000 तक का विस्तार बताया था ना, बहिर्मंडल, ये बहिर्मंडल है, कृत्रिम उपग्रह जितने भी होंगे वो यहीं होते हैं, ठीक। और क्या होता है, इसमें अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम की अधिकता होती है, और ये पतली परत होती है। अक्रिय गैसें, ये पूछ लेते हैं कि अक्रिय गैसें कहाँ पाई जाती हैं, ये देख लेना आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। ये वायुमंडल की संरचना हो गई, ये इसी का ये बताया हुआ सौरमंडल जो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, महत्वपूर्ण परत है, मौसमी संबंधी चीज़ें इसी मंडल में होती हैं। देख लेते हैं, चलो एक बार रीड कर लेते हैं, मैंने बता दिया। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ठीक है, इसमें 13 दिया हुआ है, इसमें 8 दिया हुआ है, राउंड ऑफ देख लेना, ठीक है। सौरमंडल की ऊंचाई और विस्तार सभी स्थानों पर समान नहीं होती है। देखिए, हमने ये देखा था ना, विषुवत क्षेत्र में इसकी लंबवत विस्तार जो है वो अधिक है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम है ना, मैंने आपको अभी दिखाया भी था। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक। देखिए, तो इसका ये देखना है, इनकी जो ऊंचाई होती है ना, लंबवत ऊंचाई जो है, विस्तार है, वो विषुवत क्षेत्र में, इक्वेटर वाले एरिया में ज़्यादा है, और ध्रुवीय पोल वाले क्षेत्र में कम है। जलवाष्प पवन धूलकण अधिकता से मिलते हैं, क्योंकि मौसमी संबंधी घटनाएं यहीं पर होती है, ठीक है। और तापमान कम होता है, और सौरमंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं, इसके ऊपर समताप मंडल है। समताप मंडल का फैलाव 50 किलोमीटर तक है, निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। समताप मंडल का निचला वाला स्तर जो है ना, 20 किलोमीटर तक का जो है, उसमें क्या रहता है, तापमान स्थिर रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे रहते हैं तो तापमान बढ़ता रहेगा। मध्यमंडल के ऊंचाई के बाद तापमान घटता है, ये ऊंचाई 80 किलोमीटर है, ठीक है, और ये ठंडा होता है ना, तापमान घटता जाता है, तो उल्कापिंड यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। इस मंडल में प्रवेश करते हैं और घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते। तो उल्कापिंड कहाँ नष्ट होते हैं, मध्य मंडल में होता है, ठंडा भी होता है ये। आयान मंडल और बाह्यमंडल ये एक ही है। आयान मंडल को बाह्यमंडल का ही क्या कहते हैं, पार्ट माना जाता है। रेडियो तरंगे देखो इसी परत में परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचती हैं, ठीक है। बाह्यमंडल का फैलाव 80 से 480 किलोमीटर तक है। बहिर्मंडल सॉरी, ये वायु की पतली परत होती है, हल्की गैसें हीलियम, हाइड्रोजन यहीं अंतरिक्ष में तैरती हैं। हीलियम, हाइड्रोजन ये अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, इन्हें अक्रिय गैसें भी बोला जाता है। सूर्य, सभी ने सूर्य की दिशाओं को देखा है और बहुत बड़ा संतरे का जैसा लगता है, सूर्य इस रूप में देखे तो। चलिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर खत्म हो गया। देखिए, इसमें ये देखो, पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो स्थल भाग पहले गर्म होता है ना,
स्थल की सतह गर्म होती है। जैसे बोलते हैं ना सूरज की किरणें आती हैं तो पहले ऊपर का वायुमंडल तो ठंडा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है। तो नीचे जा, हाँ, तापमान घटता है। तो जब सूर्य की वो किरणें आ रही हैं ऊपर से, तो पहले वायुमंडल गर्म क्यों नहीं हो रहा है ना, नीचे की सतह क्यों गर्म हो रही है, क्योंकि उसका ये है रीजन, सतह स्थल पहले गर्म होता है फिर बाद में बाकी चीज़ें। ठीक है। पृथ्वी की सतह तो ऊपर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, 20.9 है, 21% भी बोल सकते हैं। नाइट्रोजन कितनी है, 78.3% या 79 भी बोल सकते हैं। आर्गन कितनी थी, 0.94 थी, और कार्बन डाइऑक्साइड थी 0.03% थी। ठीक है। बाकी हीलियम और हाइड्रोजन थी। ये ध्यान रखना है इनका। चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। 6 चैप्टर है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एनवायरनमेंट के बारे में बात करी गई है। ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ। फौजी चाचा का बगीचा दे रहे हैं। एनवायरनमेंट के घटक होते हैं, देखो 2 घटक होते हैं वैसे तो, इसमें डिवाइड करके बताया गया है। नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, सड़क, पुल, मानव, मतलब मानव निर्मित और प्राकृतिक घटक होता है। जैविक और अजैविक घटक भी बोल देते हैं हम, है ना, उन्हें भी फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों, ये इतना वो नहीं है, हम देखिए ये तो देखिए पर्यावरण के घटक। ये प्राकृतिक घटक है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। और ये मानव निर्मित है। मानव निर्मित में क्या आ गया, ये उद्योग आ गया, सड़क आ गई, पार्क आ गए, इमारत आ गई, पुल आ गया और इमारत आ गई, ये क्या है, स्मारक आ गए। ठीक, ये हो गया। देखिए पारितंत्र किसे कहते हैं, ये यहाँ पे ये डेफिनेशन देखिए। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र पहले तो पारितंत्र मतलब जो आसपास की चीज़ें होती हैं ना, मानव जीवित रहने की, देख लेते हैं, मतलब सजीव और निर्जीव से जो एरिया बनता है ना, जो सजीव, जो हम लोग जो अपने आसपास के चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं उससे जो बनता है रहने लायक एक एनवायरनमेंट, उसे पारितंत्र ही कहते हैं। ये है ना, जीवों का रहने का स्थान पारितंत्र कहलाता है। ये एक वन वर्ड में आप ये देख सकते हैं। ठीक है। पारितंत्र, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है मैं बताती हूँ आपको, इतना क्या ही पढ़ोगे। सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? ठीक है। इकोलॉजी वही अभी बताया मैंने, जीवों के रहने का स्थान को पारितंत्र कहते हैं, या इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, स्थितिकी, इकोलॉजी। ये इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, ये पूछ लेते हैं। और इसमें क्या, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। चलिए छोटा छोटा सा लिखती हूँ, इकोलॉजी। ठीक है। ये 2 शब्द से बना है, एक तो ओकियस बोलते हैं इसे। ठीक है। और लोगोस, लोगोस का मतलब आपको पता ही है, अध्ययन करना। ओकियस का रहता है रहने का स्थान। तो इकोलॉजी का मतलब होता है रहने का स्थान, जीवों के रहने का स्थान इकोलॉजी होता है। इसमें ये पूछ लेते हैं इस शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये ध्यान रखना आप, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है। और इन्होंने अपनी एक बुक में किया था, ऐसे ही है, जब मुझे पूरा नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, जर्नल मार्पोलॉजी ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ही है। ठीक है। मार्पोलॉजी ऐसे करके वो देख लेना, बुक में किया था 1866 में। देखिए, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानवीय दशाओं के आवरण को ही पर्यावरण कहता है। जो हम अपने एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्ट करते हैं ना सारी चीज़ों को, उससे ही पर्यावरण बन जाता है। ठीक है। हमारे आसपास की सभी चीज़ें। और एक और चीज़ होती है, और एक होता है इकोसिस्टम। इकोलॉजी का तो यूज़ किया था शब्द का अर्नेस्ट हैकल ने, और इकोसिस्टम का किसने किया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका किया था टेंसले ने, किया था, एजी टेंसले ने 1935 में किया था। ठीक है। एजी टेंसले, ठीक है, 1935 में एजी टेंसले ने किया था। ये क्या है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पे जीव और जो उनके एक जो भी कार्यात्मक इकाई होती है उनका जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है ना, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये आप ये सोच सकते हैं, जैविक और अजैविक जितने भी होते हैं, जैविक चीज़ें और अजैविक चीज़ें जो भी मिलके इंटरेक्ट करते हैं ना आपस में, उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे, जैविक और अजैविक। ठीक,
ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, सभी है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हमारा आ जाता है जीवन का आधार। जीवन का क्या आधार है, आप एनवायरमेंट। ठीक है, देखिए वायु प्रदूषण कैसे होता है। वायु प्रदूषण, जो वायु में जो ज़्यादा धूल कण वगैरह आ जाते हैं उन्हें वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, हानिकारक गैसों का रेशो बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण मतलब जो एक हमारे कानों की सुनने की जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा नॉइस हो जाए तो ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, चलो देख ही लेते हैं एक बार। वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक गैसों की वायु अगर मात्रा बढ़ जाती है उसे क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण हमारे कानों और मस्तिष्क को पीड़ा दे जो भी ध्वनि, उसे ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ध्वनि की इकाई मापी जाती है डेसिबल। डेसिबल ध्यान रखना आप। और 80 डेसिबल तक हमारे कान क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में और 80 डेसिबल तक हमारे कान सुन सकते हैं। इसके ऊपर हो जाती है जब नॉइस तो उसे कहेंगे 80 डेसिबल से ऊपर, मतलब हमारे कान 80 डेसिबल से ऊपर नहीं सुन पाएंगे या हमें मतलब प्रॉब्लम होएगी सुनने में, तो उसे क्या बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण बोलेंगे। ठीक है, देखिए जल प्रदूषण, जो नदियाँ कूड़ा कचरा जो बहा देते हैं उससे जल प्रदूषण हो जाता है। तो बेसिक टॉपिक है ये, ठीक है ना। इससे ये देख सकते हैं कि किस चीज़ों से क्या क्या बीमारी होती है। एडिशनल ये होएगा, वो 8th क्लास में चलिए कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोसियो डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ये जीव गंगा नदी में पाया जाता है और इस जीव का मुख्य खाद्य नदियों का कचरा है और इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। ठीक है, डॉल्फिन को क्या किया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया और जीव गंगा नदी में पाया जाता है और इस जीव का मुख्य खाद्य, मतलब ये जीव क्या होते हैं, कचरा वचरा खा लेते हैं जिससे नदियाँ साफ रहती हैं। ठीक, ये जी डॉल्फिन। ठीक, भूमंडलीय ताप, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, हो जाएगी। CO2 की, देखिए सोखता गड्ढा, ये ध्यान रखिए, गंदा पानी को जब जमा करने के लिए बनाया जाता है, किस लिए बनाया, सोखता गड्ढे का ध्यान रखना, किस लिए बनाया जाता है, गंदे पानी को जमा करने के लिए बनाया गया ढक्कनदार गड्ढा जिसमें ईंट और रेत भरा गया हो ताकि पानी जमीन के अंदर तक चला जाए और एवं गंदा पानी जहाँ तहाँ नहीं बिखरे, इसे कहते हैं सोखता गड्ढा। गंदा पानी मतलब फैले ना, और फैलेगा तो उससे क्या होगी, बीमारियाँ होंगी। तालाब का पारितंत्र, देखिए रामू की बुद्धिमानी, इसमें क्या है, एक रामू था गोविंदपुर गांव का रहने वाला था। एक उसमें तालाब था, क्या था, तालाब था। तालाब में क्या था, गंदा पानी था। वो तालाब में क्या था, मच्छर हो गए थे, मच्छर हो गए थे बहुत सारे। तो मच्छरों से लोग बहुत परेशान थे गाँव में। तो उन्होंने क्या किया, रामू को एक आइडिया आया कि इसमें जो है ना मछलियाँ छोड़ देता हूँ। मछलियाँ क्या करेंगी, एक तो पानी भी साफ़ कर देंगी और क्या करेंगी, मच्छरों का लार्वा भी खा लेंगी, जिससे क्या होगा, मच्छरों से भी निजात मिल जाएगी, पानी भी साफ़ होएगा और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा। तो ये रामू की समझदारी थी, इसमें यही बताया गया है। ठीक है, जो हल्का हल्का पढ़ लो। गोविंदपुर गाँव के तालाब की गंदगी थी जिससे मच्छर खूब थे और सुना था कि इस गाँव में इसमें मछलियाँ पाल दी जाए तो मच्छरों की संख्या कम होगी और पानी भी साफ़ हो जाएगा। उसने ये बात गाँव वालों को बताई, गाँव वालों को उसकी बात समझ में नहीं आई। मछलियों में ये गुण होता है कि मच्छर के लार्वा को खाने के साथ साथ पानी की गंदगी को भी दूर कर देती हैं। गाँव वालों को उसकी बात अटपटी लगी। अपने दोस्तों के साथ नज़दीक के मत्स्य पालन केंद्र में जाकर उसने छोटी मछलियाँ लेकर आया और उसे तालाब में डाल दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, मच्छर भी कम हो गए और जल भी साफ़ हो गया और पक्षियों का झुंड भी वहाँ पे नजर आने लगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा हुआ। ठीक है, जल प्रदूषण हो रहा है पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से, है ना, ये नॉर्मल चीज़ें, ये देख लेना आप, क्वेश्चन ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ये आपका गाइस, ये आपका हो जाते हैं क्लास 7 ज्योग्राफी के 7th चैप्टर्स कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे रेस्ट ऑफ जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और कल या परसों तक आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।